मागचे 2 दिवस झाले हेवी खाते ना दोन्ही तो टाइम. जरा ये कुछ ऐसा होता है विडस्टोन ब्रिज। आणि आवडीचे 2. देखो विडस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है दिस वन। ओके, विडस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे अपन, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग, है ना। उसमें क्या होते हैं, 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ऐसे 4 आर्म होती है ऐसे, जैसे ये एक आर्म दिख रही है आपको, आर्म ARM, जैसे 4 आर्म है, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस होंगे, 4 में से एक अननोन होता है बस। ठीक है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, जैसे इसको R2 नाम दे रखा है, हियर इज R1, हियर इज R4, R3, तो 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है ये। ओके, और 4 में से 3 की वैल्यू हमें पता होती है, एक अननोन होता है। ओके, तो उसको अपन कैसे पता करते हैं वो पूरा पढ़ लेंगे, फिलहाल हमारा जो पर्पज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना। ओके, वेडस्टोन ब्रिज किस काम आता है, व्हाट्स द पर्पज ऑफ वेडस्टोन ब्रिज। इट इज यूज टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करने काम आता है। तो जिस भी मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, उसको कहाँ रख देंगे, ये एक अननोन होगा उस जगह रख देंगे अपन। ओके, एक रेजिस्टेंस कौन सा होता है, जो अननोन होता है, वहाँ पर उस कंडक्टर को रख लेंगे, और बाकी 3 हमें पता होते हैं। तो फिर इसको बैलेंस करा जाता है, उसका भी एक प्रोसीजर है पूरा, तो फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर ली जाती है। ओके, अब हमें तो फाइंड करना है किसका, किसी भी आयोनिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो वेरी फर्स्ट आयोनिक कंडक्टर को एक वायर के फॉर्म में तो होगा नहीं, जो आप उसको सिंपली यहाँ लाके फिट कर दिया। मेटेलिक कंडक्टर तो क्या होता है, वायर के फॉर्म में होता है, तो उसको लाके आप यहाँ ऐड, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट द मेटेलिक कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ सॉरी आयोनिक कंडक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, वो तो लिक्विड सोल्यूशंस होते हैं, तो उनको आप एक ऐसे यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या करते हैं, एक ग्लास का ट्यूब होगा, ये ऐसा, ये दिख रहा है, ट्यूब दिख रही है सभी को, ग्लास कंटेनर हो गया, इसके अंदर भर दिया सोल्यूशन जिसका भी अपन को रेजिस्टेंस मेजर करना है, मे बी NaCl, मे बी पोटेशियम सल्फेट, कुछ भी हो सकता है। उसका एक्वस सोल्यूशन लेके यहाँ फिल कर दिया ट्यूब के अंदर। फिर इस ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हम लगा देंगे, इलेक्ट्रोड्स या 2 रोड लगा देंगे। ओके, राइट, और इन दोनों रोड से 2 वायर्स निकलेंगे कंडक्टिंग, और इन दोनों कंडक्टिंग वायर्स को कहाँ कनेक्ट कर देंगे, इन द आर्म वेयर द अननोन रेजिस्टेंस इज केप्ट। विडस्टोन ब्रिज की उस आर्म में कनेक्ट कर लेंगे इन दोनों वायर्स को जहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस रखा जाता है। क्लियर हुआ क्या। चलिए पहले कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं ना। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर करते हैं ना। थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट बताता जाता हूँ, फिर वापस डायग्राम पर आते हैं। ठीक है, देखो विडस्टोन ब्रिज का पर्पस क्या है, ये आप लोग समझ जाओ तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। चलो एक बार पहले मैं थोड़ा सा ये देख लेते हैं, फिर वापस चलते हैं, चलो डायग्राम पे। तो वेरी फर्स्ट, कंडक्टिविटी सेल किस काम आता है हमारा, कंडक्टिविटी सेल का पर्पस क्या है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंडक्टर। किसी भी आयोनिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर करने की डिवाइस का नाम होता है कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपन बातें करते हैं पहले कि एज वी नो इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ विडस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि हम विडस्टोन ब्रिज नहीं जानते। सो विद द हेल्प ऑफ विडस्टोन ब्रिज। ओके, मेटेलिक के केस में तो हम विडस्टोन ब्रिज को डायरेक्टली काम में ले लेते हैं, बट इन केस ऑफ आयोनिक सोल्यूशंस वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज द विडस्टोन ब्रिज। ओके, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ सम डिफिकल्टीज। कौन कौन सी डिफिकल्टीज है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली डिफिकल्टी क्या आएगी हमारे पास, वो देखो ज़रा। देखो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर डीसी डायरेक्ट करंट हम पास करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन सी करंट पास होती है, डायरेक्ट करंट पास होती है। और अगर हम आयोनिक कंडक्टर के अंदर भी डायरेक्ट करंट पास कर देंगे तो पता है क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। NaCl का अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं और उसमें अगर आपने डायरेक्ट करंट पास कर दी तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी, क्योंकि कुछ आयन गायब हो जाएंगे, कुछ डिपॉजिट हो जाएगा, कोई गैस लिबरेट हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। और कंसंट्रेशन अगर चेंज हो गई तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो फिर तो आपके पास जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी।
समझ में आई पहली डिफिकल्टी? बोलो भाई, मुझे किसी का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसका रेजिस्टेंस चेंज करके बताऊं। मेजर करने का मतलब जो उसका एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो बताना है। तो यहाँ से हम नहीं बता पाते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देता है। गॉट दिस? गॉट द फर्स्ट प्रॉब्लम कि बाय पासिंग द डायरेक्ट करंट चेंजेस द कॉम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूशन। और वो क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। क्या हो जाता है यहाँ पर? इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। और कंसंट्रेशन चेंज होने का मतलब क्या चेंज हो गया? रेजिस्टेंस का चेंज होना। ठीक है, कंसंट्रेशन और रेजिस्टेंस में कनेक्शन है, ये अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। आती है वाली बात समझ में? तो उससे है ना, तो इस अच्छा इसके लिए एक टर्म यूज करेगी, पोलराइजेशन इफेक्ट। दिस टर्म इज कॉल्ड पोलराइजेशन इफेक्ट। द चेंज ऑफ concentration on passing DC through an electrolytic solution is known as polarization effect. ओके, तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे? इन प्लेस ऑफ DC डायरेक्ट करंट वी विल पास ऑल्टरनेट करंट, AC पास करेंगे। और तो क्या कर सकते हैं? समझ में आ गया? टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी व्हाट शैल वी यूज? ऑल्टरनेट करंट। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रखेंगे वो क्या रखेंगे? ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्यों रखेंगे वो भी अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रखेंगे जिसकी रेंज क्या होगी? 550 टू 5000 हर्ट्स, जो अपन सुन सकते हैं ऑडियो रेंज की। ठीक है, क्लियर? एसी लगा देंगे, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे? ये रखेंगे। फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे पास कि जैसे अपन ऑल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे तो जो गैल्वेनोमीटर है वो काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि गैल्वेनोमीटर किस पे काम करता है? डायरेक्ट करंट पे काम करेगा। तो जो नल पॉइंट है उसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। अब आपको ये पता नहीं चल रहा होगा नल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, जब विडस्टोन ब्रिज को बैलेंस करते करते हैं ना, तब तब आता है नल पॉइंट। ओके, तो ये अभी मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा, बहुत जल्दी पढ़ेंगे आप फिजिक्स में ये वाला टॉपिक, विडस्टोन ब्रिज वाला, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम वी कम अक्रॉस कि गैल्वेनोमीटर काम नहीं करता है ऑल्टरनेट करंट पर। तो फिर क्या करते हैं वहाँ पर अपन, हमें तो पता करना है नल पॉइंट आया या नहीं आया। तो नल पॉइंट के डिटेक्शन के लिए वी यूज़ द हेडफोन। तो हेडफोन एज ए डिटेक्टर काम आएगा। और हेडफोन में आएगी साउंड, आवाज़। तो आवाज़ के लिए क्या चाहिए अपन को? ऑडियो फ्रीक्वेंसी तो चाहिए जो हम सुन पाएँ। इसलिए अपन ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं जो हम डिटेक्ट कर पाए। सारी फ्रीक्वेंसी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन कैन डिटेक्ट दिस फ्रीक्वेंसी ओनली। ये बात तो पता है सभी को? ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं ना। कंडक्टिविटी सेल के ऊपर अभी तक पिछले 10 ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ओके, तो अगर आप लोगों को कम समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लेना। ठीक है, एक और तरीका है इसका मिनिमाइज करने का कि वो प्लैटिनम के जो ले लेंगे, क्या ले लेंगे? इलेक्ट्रोड्स, और उनके ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग कर देते हैं। वन मोर वे इज देयर टू रिड्यूस द पोलराइजेशन इफेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं। सर हाँ, सर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे प्लेटिनम की कोटिंग क्यों लगी? ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए करते हैं। ये पाउडर फॉर्म में होता है वो, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। प्लैटिनम के ऊपर ही प्लैटिनम की कोटिंग कर देते हैं। और वो प्लैटिनम कौन सा होता है? दूसरा वाला, वो पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके। ओके। एक डिफिकल्टी और आ रही है हमारे सामने कि सेकंड डिफिकल्टी इज दैट द सोल्यूशन कैन नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू विडस्टोन ब्रिज। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो वायर है तो आप डायरेक्ट जाके उसको कनेक्ट कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस की जगह, बट सोल्यूशन को अब डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एक ट्यूब में भर देंगे अपन। तो ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी टेक ए ग्लास ट्यूब, स्पेशली डिजाइन ग्लास ट्यूब। ये उसी को क्या बोल देते हैं अपन? कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल की कंस्ट्रक्शन क्या होती है? सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब। उसमें 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे, ओके, जिनके ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ उनका ए होगा, कुछ उनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा। ठीक है, अभी ये डायग्राम में बता रहा हूँ मैं ये वाली चीज़। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को यहाँ स्मॉल एल से डिनोट कर रखा है। ओके, और जिसका भी अपन को भरना है, जिसका भी अपन को रेजिस्टेंस मेजर करना है उसको इस ट्यूब के अंदर भर देंगे, ग्लास ट्यूब के अंदर। द सोल्यूशन हुज रेजिस्टेंस इज टू बी डिटेक्टेड इज फिल्ड इन द ग्लास ट्यूब बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। ये भी सब डायग्राम से समझा रहा हूँ सारी बात है ना।
और फिर इसको कहाँ लेके जाके कनेक्ट कर देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के वहाँ कनेक्ट कर देंगे इन प्लेस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, और फिर हम नल पॉइंट डिटेक्ट करेंगे। क्या डिटेक्ट करेंगे? नल पॉइंट। अभी नल पॉइंट का आइडिया ज़्यादा नहीं दे सकता मैं आपको। ठीक है, जब नल पॉइंट आता है ना तो मैं बताता हूँ, चलो डायग्राम से बताता हूँ आपको। नल पॉइंट आएगा ना तो यहाँ पर जैसे अगर गैल्वेनोमीटर लगा होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन ज़ीरो आएगा, करंट फ्लो नहीं होती। तब हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और फिलहाल हमारे पास तो क्या है, हेडफोन लगा रखा है अपन ने यहाँ पर। एक्चुअली में इन दोनों जगह पोटेंशियल सेम हो जाता है, इन दोनों टर्मिनल्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है ना। उसको अपन एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट किससे करते हैं? इससे। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसको इस तरीके से एडजस्ट करा जाता है कि यहाँ सेंटर में है ना करंट वैल्यू ज़ीरो हो जाए। और वो ज़ीरो कब होगी? जब इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। अगर यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ जाएगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, तो हमने तो यहाँ लगा रखा है ऑडियो फ्रीक्वेंसी वाला, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई भी वॉइस, कोई भी साउंड नहीं आएगी। तो उसे कहते हैं अपन बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और वी कॉल इट नल पॉइंट, NULL, नल पॉइंट। ठीक है, तो जब नल पॉइंट आ जाता है तो इनका रेशो सेम होता है। अभी तो आपको इतनी सी बात याद रख लो केमिस्ट्री के पॉइंट से, तो कि व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन द नल पॉइंट इज ऑब्टेन, द रेशो ऑफ दिस टू साइड्स, लेफ्ट वाली साइड का रेशो इज इक्वल टू राइट वाली साइड्स का रेशो। दिस इज द कॉल्ड द बैलेंस स्टेट। देखो, तो लेफ्ट में क्या है हमारा, R2/R4 इक्वल्स टू R1/R3। Here is R1, R3, here is R2 and R4. R2 will be unknown. R2 क्या है हमारा? अननोन रेजिस्टेंस है। R1 नोन होता है, वेरिएबल है लेकिन इसकी वैल्यू में पता होती है, और ये दोनों भी नोन होते हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं? R2 फाइंड कर सकते हैं क्या? बोलो, कैन यू फाइंड द R2? ठीक है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लेंगे फिजिक्स के अंदर तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, नल पॉइंट आता है, नल पॉइंट पे क्या होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाती है, कोई साउंड नहीं आएगी। सो व्हाट वी कैन से, एक बार फिर से बताऊं, बोलो, या कुछ कुछ तो पता चल ही गया? बोलो ज़रा। अभी के लिए चलो आप इतना सा याद कर सकते हो। कितना सा? कि कंडक्टिविटी सेल क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ आयोनिक कंडक्टर्स। पहला पॉइंट आप ये याद कर लेना। ओके, फिर इसके कुछ लिमिटेशंस है कि इसको डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते, इसमें ऑल्टरनेट करंट यूज़ क्यों करते हैं इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट करंट, और इसमें हेडफोन यूज़ क्यों करते हैं। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं हमारे। प्रोसीजर आपसे नहीं पूछेंगे कि क्या प्रोसीजर है नल पॉइंट ऑब्टेन करने का, ये नहीं पूछेंगे आपसे। ओके, दिस इज़ द डोमेन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये फिजिक्स के डोमेन में चली जाती सारी बातें कि कैसे नल पॉइंट ऑब्टेन करते हैं। ये तो प्रैक्टिकल भी है आपके, जब स्कूल खुल जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल भी करेंगे आप लोग। इसका प्रैक्टिकल, ये व्हीटस्टोन ब्रिज और क्या क्या बोलते हैं इसको, मीटर ब्रिज, ये सारे प्रैक्टिकल्स है आपके, है ना, पोटेंशियोमीटर, तब और अच्छे समझ में आ जाएगा ना। चलिए, तो फिलहाल तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई डायग्राम मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आप फिजिक्स में इसके ऊपर। यस, मैं एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब सिंपल सिंपल सी बातें आएगी भाई, अब सिंपल सिंपल सी बातें आएगी, कोई ओम्स लॉ वाली छोटी छोटी सी बातें आएंगी तो मैं बहुत जल्दी से कराना चाहता हूँ। एक बार मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। अभी कोई बोलना मत, है ना। अभी अभी एक सेकेंड रुक जाओ बस आप। चलिए,
यस, क्या बात कर रहे हैं अपन? हाँ, कुछ कॉमन टर्म्स ही चल रही है, बट अब जो कॉमन टर्म आएगी ना वो आपके लिए बिल्कुल जान पहचान के आने वाली है। अब जो टर्म्स आ रही है दोज विल बी नोन टू यू, और बहुत आसान भी है, बहुत आसान भी है। यस, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल्ड इन अ कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल ये कुछ ऐसा ऐसा होता है ना, बस इसमें सोल्यूशन भर दिया। ओके, तो बात आती है कि जो रेजिस्टेंस है किस किस पे डिपेंड करेगा। तो एक तो ये डिपेंड करने वाला है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है ना। ये दिख रहा है, वन इलेक्ट्रोड इज दिस वन, वन इलेक्ट्रोड इज दिस वन। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, एक तो इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा पुराना, है ना, वो ओम्स लॉ में पढ़ा था, वही कुछ याद आ रहा है आपको कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स। अब एक बात और सुन लो मेरी, अब जो अपना चैप्टर है ना, अब वो इसी के ऊपर चलेगा। किसके ऊपर चलेगा? आयोनिक कंडक्टर्स के ऊपर, ठीक है। और फिजिक्स का जो चैप्टर होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के ऊपर होता है। और अब ये ना, अब ये डिवीज़न हो गया चैप्टर्स का अलग अलग। चैप्टर क्या, ब्रांच सब्जेक्ट डिवीज़न हो गया। केमिस्ट्री के सब चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। क्या यूज़ नहीं करूँगा मैं? कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं बोला जाएगा, वो फिजिक्स में बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे? व्हाट्स एल? एल इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कैथोड एंड एनोड, ऐसा बोलेंगे। ए क्या होगा? एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिजिक्स में क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस ऑफ द वायर। यहाँ पर ए क्या होगा? दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड्स। तो अब डिफरेंसेस शुरू हो गए, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिक्स मत करना। ओके, चलिए। तो वी कम टू नो दिस टू फैक्टर्स, एक एल पे डिपेंड करता है और एक ए पे डिपेंड करता है। ओके, अब जब इन दोनों फैक्टर्स को अपन कंबाइन करते हैं, सो व्हाट वी कैन राइट, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है। कुछ चीज़ें तो सेम ही रहेगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, द कांस्टेंट इज केप्ट रो, इज इट रो, ठीक है, रो लगा देंगे कांस्टेंट। व्हाट वी से रो, ये भी सभी जानते हैं। क्या नाम दिया जाता है रो को, बताना ज़रा। यस, कौन बता रहा है मुझे? संस्कृति, सारा, कौन बता रहा है? व्हाट्स रो? व्हाट वी से रो, इट्स कॉल्ड, Resistivity. या दिस इज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी पुराना नाम है, इसका नया नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। रेजिस्टिविटी इसका नया नाम है, पुराना नाम क्या है इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको। ओके, व्हाट वी कॉल रो, रो इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब हम इसका फॉर्मूला अरेंज करें रो का। तो देखो रो का, ये थोड़ा मैंने जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये हमें आता है। नई टर्म शुरू होगी 10-5 मिनट बाद, वैसे थोड़ा सा पुराना टर्म चल रही है। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला अरेंज कर लो। रो क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। हियर आई रोट रो विल बी आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से इसके यूनिट फाइंड कर लें अपन रो का। तो आर इज द रेजिस्टेंस, इट्स इन ओम, एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज मीटर। तो ओम मीटर स्क्वायर ओवर मीटर, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ ओम इंटू मीटर। ओके, ओम मीटर बचेगा, ओम इंटू मीटर, या ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप। ओके, दिस इज नोन टू अस, ये तो हमें पता है। चलिए, अब कुछ बातें शुरू हो रही नहीं, अब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब तक जो बातें पढ़ी अच्छे से याद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो कनेक्टेड है आगे वाले पार्ट से। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो हम डिफाइन करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस क्या, सॉरी रेजिस्टिविटी क्या होती है। वर्ड्स में कैसे डिफाइन करें इसको? हाउ कैन यू डिफाइन इट इन वर्ड्स? फॉर्मूला तो आ गया सभी के पास, दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, ये चेंज कर लेता हूँ इसको। ये है रो का फॉर्मूला हमारे पास, रो इक्वल्स टू आर एल बाई ए। अब हम इसको डिफाइन करना है। ओके, वी हैव टू डिफाइन द रेजिस्टिविटी। तो कंडीशनल डेफिनेशन बनाऊं मैं इसको कि व्हेन एल इज टेकन 1, एल क्या है यहाँ पर? इट्स नॉट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल इज व्हाट? इट्स द डिस्टेंस ऑफ तो आपने सेपरेशन ऑफ उल्टा कैथोड एंड दिया एनोड। हुआ। ठीक है, तो वी आर टेकिंग इट 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी आर टेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this two becomes unity. सर So वो that आर ए बाय एल होना चाहिए ना। अच्छा सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये आएगा
ए बाई एल आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये दोनों 1 हो गए, तो अंडर दिस कंडीशन दिस विल टू बी इक्वल। तो यहाँ से हम कैसे डिफाइन करेंगे रो को, रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, resistivity is a kind of resistance when L is 1 and A is 1 centimeter square. ओके, तो इस डेफिनेशन से थोड़ा कुछ अच्छा सा फील नहीं आया है ना। ये तो सिंपल सी वर्डिंग हो गई कि दिस इज 1 देन दिस इज कॉल्ड दिस। बट यहाँ पर देखो, मैं इसको और अच्छे से बता रहा हूँ आपको। यस, एक कंटेनर है हमारे पास, वी हैव अ कंटेनर, और उसकी ये डायमेंशंस आपको दे रखी है। कंटेनर इज इन क्यूबॉइड शेप, उसकी ये डायमेंशंस गिवन है आपको L, B और H, एंड ऑल दिस 3 डायमेंशंस आर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ध्यान देना, यहीं से अच्छी डेफिनेशन तैयार होगी हमारी। कौन बता रहा है मुझे? पवन है क्या यहाँ पर? पवन या नहीं है? यस पवन, पवन जल्दी बोलो पवन, हम कब से पूछ रहे हैं। मिस्टर पवन के, पवन देयर इज अ कंटेनर, उसकी 3 डायमेंशन दे रखी है आपको। तो पवन हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों को मैं एरिया बोल दूं क्या पवन? ओके, एक कंटेनर है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ उसकी 1 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? उस कंटेनर का वॉल्यूम बता सकते हो आप मुझे? एरिया इंटू लेंथ होगा। बिल्कुल, एरिया इंटू लेंथ होगा। और क्या वो 1 आएगा? विल इट बी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर? यस ठीक है, तो बस यही ये मुझे समझाना है कि एक कंटेनर है, हियर वी हैव अ कंटेनर। अब कंटेनर क्या मुझसे बनेगा नहीं, तो आप समझ गए है ना। ये कंटेनर है जिसकी सारी डायमेंशंस 1 1 है। तो ओके, तो इसके अंदर हमने एक सब्सटेंस, एक सोल्यूशन भर दिया, वी हैव फिल्ड अ सोल्यूशन इनसाइड दिस। ओके, तो उस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आएगा? उसका वॉल्यूम तो 1 ही आने वाला है। क्लियर? तो इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसका जो रेजिस्टेंस आप मेजर करोगे, वो रेजिस्टेंस ही क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। तो मैं कौन सी डेफिनेशन यूज करने जा रहा हूं, और यही डेफिनेशन हमारे चैप्टर में अब आगे काम आएगी। वी विल नॉट यूज दिस डेफिनेशन कि जब L इज 1 A इज 1 इज सेट टू बी दिस, ये वाली नहीं आएगी। ये डेफिनेशन हम काम में लेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ a solution having volume 1 cubic centimeter is known as resistivity. एक सोल्यूशन जिसका वॉल्यूम कितना है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका रेजिस्टेंस ही क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ये हम काम में लेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले बता दो मुझे। ठीक है, समझ में आई? ये क्या डेफिनेशन बोली मैंने? द रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नॉन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, या इसको और कैसे बोल सकता हूँ मैं? बोलो बोलो। So 1 cubic centimeters can have different dimensions, right? Like 0.5 and 2. नहीं नहीं, And then it ये will be round. मैथमेटिकली आपको 1 नहीं लाना है। क्राइटेरिया यही है कि इसको 1 रखना है, इसको 1 रखना है, तभी वॉल्यूम 1 लाना है। ऐसे तो आप कह दो कि मैं ये 5 कर दूं, ये भी 5 कर दूं, तब भी 1 आ जाएगा, ऐसे नहीं। नहीं, तब तो 5 5 से नहीं आएगा। कंडीशन यही होनी चाहिए, एरिया शुड बी 1, लेंथ शुड बी 1, और फिर उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम 1 आना चाहिए। ओके, तो देखो, ये 2 तरीके से लिख दी मैंने डेफिनेशन। द रेजिस्टेंस ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। भाई रेजिस्टेंस तो आयन के लिए ही होता है ना, तो आप आयन को भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में जो पूरा सब्सटेंस फिल्ड है, भरा हुआ है, उसका कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रहा होगा या बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है? ओके, अच्छा, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? विल इट डिपेंड ऑन द L एंड A? क्या रेजिस्टिविटी L और A पर डिपेंड करती है? नो, तो ये डिपेंड नहीं करती है ना, ये डिपेंड करती है सब्सटेंस कौन है, उस पर डिपेंड करती है। ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो ना ये बात ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है L और A पर, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन L एंड A।
एल और ए पर ये डिपेंड नहीं करेगी, रेजिस्टेंस करता है एल और ए पर। तो चलिए, अब रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस। बस ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, ख़त्म करते हैं इसको। बस कंडक्टेंस के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे। बस कंडक्टेंस के बारे में बातें करेंगे अपन। कंडक्टेंस इज जस्ट व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, कंडक्टेंस क्या होता है? इसका सिंबल क्या लेने वाले हैं अपन यहाँ पर? इसका सिंबल हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, देखो, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑफ चार्ज। यहाँ पर सिंबल केमिस्ट्री में ना, इसका सिंबल जी लिया जा रहा है, कैपिटल जी। स्टार क्यों लगा दिया मैंने? ठीक, केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक हमारी कैपिटल जी यूज़ कर रही है, तो हम भी जी यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो कंडक्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, कि कितना इजीली करंट का फ्लो हो रहा है, चार्ज कैरियर कितना इजीली फ्लो कर रहे हैं। और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करा गया इसको? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करा गया इसको? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली दिस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा इसकी यूनिट कौन बताएगा मुझे? इसकी यूनिट कौन बताएगा? फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं इसको, बोलो? फॉर्मूला हो जाएगा इसका G इक्वल्स टू 1/r, राइट? फॉर्मूला विल बी G इक्वल्स टू 1/r। चलो इसकी यूनिट बता दो ज़रा मुझे, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, राइट? इट्स ओम इनवर्स। और पता है ओम इनवर्स को और क्या बोलते हैं? 1/ओम, एंड 1/ओम इज ऑल्सो नोन एज, बिल्कुल सही बोला आपने ना। इसको ओम इनवर्स भी कह सकते हैं आप, तो देखिए बात है। चलो, लेकिन केमिस्ट्री में इसके लिए एक नया नाम और यूज़ कर रखा है ना, ये वाला SIEME। स्पेलिंग तो मुझे पता नहीं आती कि नहीं आती है, साइमन सीमेंस क्या कहते हैं इसमें, जो भी है ना, कैपिटल एस से डिनोट करेंगे इसको, साइमंस सीमेंस कुछ भी कह सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ केमिस्ट्री में ये वाली यूनिट यूज़ करी जाएगी। तो जब भी कैपिटल एस लिखा जाए तो आप समझ जाना कि वो कंडक्टेंस की यूनिट की बात कर रहे हैं। ओके, तो साइमंस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। क्लियर? ध्यान रहेगा सभी को। अब इसकी अब फिर से थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, 2 मिनट का ही है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। इवन पार्ट इज थ्योरेटिकल, बट इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इसको जल्दी जल्दी से भी पढ़ रहे हैं और समझ के पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, तो हमने कहा था, याद है उस टाइम, कि हम रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कंडक्टेंस के टर्म में पढ़ेंगे। देखो मैंने ये लिखा था यहाँ पर, ये देखो, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस। ओके, तो अब अपन अब पढ़ रहे हैं, और चैप्टर किसके रेस्पेक्ट में चलेगा हमारा? इलेक्ट्रोलाइट्स के रेस्पेक्ट में चलेगा। तो आप कभी भी मेटल का एग्जाम्पल लेकर नहीं सोचेंगे। ये जितने भी फैक्टर्स पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि कॉपर होता तो क्या होता, दैट्स अ डिफरेंट केस। यहाँ पर एग्जाम्पल्स कौन से आने चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि NaCl हो गया, K2SO4 हो गया, HCl हो गया। सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हर इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग कंडक्टेंस होता है क्या? डेफिनेटली होता है ना। NaCl का अलग होगा, एसिटिक एसिड का अलग होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? तो इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर डिपेंड करेगा, इज दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, और उस पर भी डिपेंड करेगा उसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ये तो सभी जानते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कौन होते हैं? जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 100% ब्रेक हो जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जो पार्ट्सली ब्रेक होंगे। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंड करेगा ये, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ज़्यादा होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होगा? ये कम। कंडक्टेंस इज मोर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वाई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली करा रहा हूँ, हालांकि इसमें भी कुछ बच्चे बोर हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कौन सा वाला? कि 1 मोलरिटी ऑफ KCl सोल्यूशन है और दूसरा है 1 मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन। बताओ किसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी?
विच वन विल शो मोर कंडक्टेंस, 1 मोलारिटी KCl या 1 मोलर एसिटिक एसिड? तो लुक, कंसंट्रेशन तो दोनों ही केस में सेम है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो KCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये ऑलमोस्ट 100% ब्रेक हो जाएगा, तो इट विल कंटेन मोर नंबर ऑफ आयंस, तो ये ज़्यादा अच्छा कंडक्टेंस इसकी ज़्यादा आएगी। और ये क्या होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पार्शली ब्रेक होगा, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे। क्लियर? चलिए, सेकंड फैक्टर, कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट सेम रहे लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए तो फिर कंडक्टेंस कैसे अफेक्ट करेगी, बता सकता है आप में से कोई? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। बताओ कौन अच्छा कंडक्टर होगा, जिसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर। एक सेकेंड, लेट वी हैव 1 मोलरिटी वाला एसिटिक एसिड सोल्यूशन एंड वी हैव 0.1 मोलरिटी वाला एसिटिक एसिड सोल्यूशन, है ना। बोथ आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बट द कंसंट्रेशन इज डिफरेंट। तो बता सकते हो अच्छा ज़्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, अच्छा कंडक्टर कौन होगा? यूज़ योर कॉमन सेंस और द रिलेट द थिंग्स, कनेक्ट करके भी बता सकते हैं आप चीज़ों को, थोड़ा सा सोच के। हु वुड यू लाइक टू आंसर? हु वुड लाइक टू आंसर दिस वन? कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? नो वन? प्रणव, पिनाक, पवन, ओम, ओजस, निशिका, निमिषा, कौन बताना चाह रहा है इसका आंसर? किस कंसेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? नहीं, कंसंट्रेशन के इन्वर्सली होता है ना। कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब गाढ़ा ज़्यादा होगा ना, टूट नहीं पाएगा, आयंस में ब्रेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो पहले इसको लिखते हैं फिर समझते हैं। पहले इसको लिखा जा रहा है, इसके बारे में लिख लें अपन कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कंसंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस। व्हाई? बिकॉज in case of higher concentration ions are not completely free। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना तो आयंस फ्री नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। ये तो समझते हैं अपन, ज़्यादा कंसंट्रेशन मतलब लेस कंसंट्रेशन मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा डाल दिया, डाइल्यूशन ज़्यादा कर दिया, तो सॉल्वेंट ही नहीं है तो आयन आयन आपस में बंधे हुए रहेंगे, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ओके, क्लियर? तो 1m एसिटिक एसिड सोल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमने वहाँ पर भी पढ़ते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर कि जितना ज़्यादा पानी मिलाएंगे उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होता है। याद आ रहा है आपको ऑस्टवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लो? वहाँ से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि पानी ज़्यादा मिलाएंगे तो उसका ज़्यादा डिसोसिएशन होगा। जैसे अभी ये 2% टूट रहा है, पानी मिलाने पर 10% टूटेगा, 20% टूटेगा। तो पानी मिलाना इज़ व्हाट, कंसंट्रेशन को कम करना। ठीक है। थर्ड फैक्टर इज़ व्हाट, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ये तो सभी को समझ में आ गया। अगर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा विस्कस है तो आयंस तो माइग्रेट ही नहीं कर पाएंगे उसके अंदर, तो ये तो जस्ट इन्वर्सली हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस। टेम्परेचर की बात करें, ये तो हमें आता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बोलो? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा, आयंस आयंस के बीच के फोर्स को तोड़ेगा ना टेम्परेचर, और साथ में विस्कोसिटी को भी कम कर देगा सॉल्वेंट की। गेटिंग और नॉट? ये नहीं समझ? यस सर। ये आसान है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। ओके, और क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आसान है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। फिफ्थ फैक्टर अपन देख रहे हैं, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। सॉल्वेंट की नेचर भी डिसाइड करेगी भाई। सॉल्वेंट की नेचर बोले तो इज इट पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट वी हैव टेकन। पोलर सॉल्वेंट अगर आपने ले लिया ना तो पता है क्या होगा, वो आयंस को ब्रेक तो करेगा ज़्यादा। इन अ पोलर सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइट इजीली डिसोसिएट इनटू द आयंस, है ना, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा वो, और जल्दी से ब्रेक होगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी। जैसे NaCl है, पानी में जल्दी से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, लेकिन बेंजीन में डालोगे तो आप ब्रेक ही नहीं होगा। तो Na+ और Cl- ही नहीं मिलेंगे तो कंडक्टेंस कहाँ से आएगा? गेटिंग? सिक्स फैक्टर इज साइज एंड सॉल्वेशन ऑफ द आयंस। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट है भाई, साइज पे डिपेंड करेगा आयन की। चलो आपको क्या लगता है, एक छोटा आयन ज़्यादा अच्छा कंडक्टेंस शो करेगा या बड़ा आयन? साइज ऑफ द आयन कैसे डिसाइड करेगी? क्या कहता है आपका कॉमन सेंस? एक तो छोटा कैटायन है सपोज, और एक बड़ी साइज का कैटायन है, तो अच्छा कंडक्टर कौन होगा? दैट ऑफ स्मॉलर साइज या दैट ऑफ लार्जर साइज? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब समझ में आ रहा है आपको? वो कैथोड एनोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा, उसकी बात चल रहे हैं। अच्छा कंडक्टर मतलब उतना जल्दी से माइग्रेट करेगा कैथोड एनोड की साइड, वो। तो व्हाट सीम्स टू अस, तो हमें लगता है लार्जर करेगा, किसी को लगता है स्मॉलर करेगा। तो देखो इसमें फिर से रोल है किसका, इसमें रोल है फिर से किसका? सॉल्वेंट का रोल है। अगर आपने सॉल्वेंट ऐसा ले लिया जो इस कैटायन को सराउंड कर ले, इसमें सॉल्वेंट ऑल्सो प्लेज द रोल। चलो पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझाता हूँ मैं, अच्छा टॉपिक है ये। क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर? देखो सबसे पहले कि एज वी नो स्मॉल साइज्ड आयंस हैज मोर चार्ज डेंसिटी, ये तो सभी को पता है ना। साइज अगर आयन की छोटी तो चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इट विल बी मोर सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और ज़्यादा सराउंडेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी साइज बढ़ेगी और वो कंडक्शन नहीं कर पाएगा। अभी मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? इस बात को मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले। ये देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर सॉल्वेंट आपका पोलर है और छोटी साइज का कैटायन है, लेट वी हैव द सोडियम कैटायन, और बड़ी साइज का कैटायन कौन है? सीजियम। ये तो सभी को पता है ना, सीजियम की साइज बड़ी है और इसकी साइज छोटी है, क्लियर? अब आपसे ये पूछा जाए कि चार्ज की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे? छोटे पे ज़्यादा होती है ना चार्ज डेंसिटी, बस प्लस चार्ज छोटे से वॉल्यूम पर है और यहाँ सिंगल प्लस बड़े वॉल्यूम में है, तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, इसको पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे तो ये क्या होगा, बहुत हेवी हो जाएगा। हेवी हो जाएगा तो इसकी मोबिलिटी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और यहाँ इसको पानी के कम मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे क्योंकि डेंसिटी कम है चार्ज की, तो कम पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे, तो इसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये पॉइंट आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। नॉन पोलर सॉलिड में इसका अपोजिट होगा, नॉन पोलर सॉलिड में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप रीडिंग लगाना, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा टॉप पॉइंट है, और इसके अलावा 2 पॉइंट्स और है, ट्रांसपोर्ट नंबर और मोबिलिटी। ठीक है, ये तो पढ़ने से समझ में आ जाएंगे, टाइम हो गया इसलिए। ओके, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट और मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होगा मोलर कंडक्टिविटी से। तो ये आज जो पढ़ा ये मैं भी आपको